हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में बच्चों याद होगा आप लोगों को, तो हम ये चैप्टर फिनिश नहीं कर पाए थे और एक ही लेक्चर इसका अपलोड कर पाए हैं। तो आज की क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और अगले एक या दो लेक्चर में ये जो है चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ये क्लास 11th का लेक्चर जो है रासायनिक संबंध तथा एकीकरण का चैप्टर है बच्चों। और आपको याद होना चाहिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमने पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ों को जाने थे और समझे थे। ठीक है, तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी अगली हेडिंग, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग पीयूष ग्रंथि पूरा पढ़ लिए थे। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि जो होती है हमारे ब्रेन में पाई जाती है, हमारे अग्र मस्तिष्क का ये भाग होता है। और ये ग्रंथि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि इस ग्रंथि में हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमारे 24 आवर्स में जो भी वर्क होते हैं बच्चों, वो इसके द्वारा ही कहीं ना कहीं रेगुलेट किए जाते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करें हैं इस ग्रंथि को। और इस ग्रंथि का नाम क्या है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है यहाँ पर देख सकते हैं, या जो मस्तिष्क होता है उसके पिछले हिस्से में क्या होता है, ये स्थित होता है। और जो पीनियल ग्रंथि है बच्चों, ये एक मुख्य हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, मेलेटोनिन जो होता है ये हार्मोन जो है, इसका एक मुख्य कार्य होता है, ये हमारे दैनिक जीवन के जो भी कार्य होते हैं, यानी हमें सोना, जगना, खाना पीना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना, इन सारी चीज़ों के लिए जो जिम्मेदार होता है, जो इसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है बच्चों, वो कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पर, जो ये ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो होता है, ये डिसाइड करता है बच्चों कि हमें कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए। एक हमारे मनुष्य के जीवन का एक चक्र है, हालांकि हम उससे ज़बरदस्ती करके हम किसी काम को कर सकते हैं, लेकिन वो प्रकृति या नेचर के खिलाफ होता है, और जो हमारा शरीर होता है उसके लिए वो सूटेबल नहीं होता है स्टूडेंट। तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़ कि जो पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है मेलेटोनिन, ये हमारे दैनिक जीवन के सारे कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो और उसके साथ साथ इसका और भी एक काम होता है बच्चों, ये काम करता है मेलेटोनिन जो होता है उपापचय वर्णकता, साथ में हमारे स्किन के कलर के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये मासिक आर्तव चक्र, यानी कि ये फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है हर मंथ, उसको भी ये नियंत्रित करने का काम करता है। एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें स्टूडेंट, जैसे एक निश्चित समय पे हमें सोना चाहिए और एक निश्चित समय पर हमें जग जाना चाहिए, यानी कि हमें लगभग 7 से 8 घंटे की नींद हर दिन हमें लेनी चाहिए। जैसे में अगर हम बात करें सही तरीके का, तो सही सोने का जो समय है वो 9 से 10 बजे के बीच में है, और हम आसानी से उस समय सो सकते हैं। और हमें उठने का जो सही समय है, हमें वो कौन से टाइमिंग पर है? 4 बजे से 5 बजे के बीच में, है ना। क्योंकि ये हार्मोन या हमारा शरीर जो होता है वो ये चाहता है बच्चों कि एक निश्चित समय पर ही कार्य हो। अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे एक शोध में पता चला है कि अगर हम अपने सोने के चक्र को अगर डिस्टर्ब करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सुबह, जैसे हम जो हमारा टाइमिंग है सोने का वो 9-10 बजे है, और हम जो है उस टाइमिंग को डिस्टर्ब करके 12-1 बजे रात को सो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और आगे चल के हार्ट अटैक को भी या हार्ट जैसे प्रॉब्लम को भी जो है हमारे बॉडी में आ सकती है बच्चों। तो हमें एक निश्चित समय पर सोना चाहिए। और अगर हम 1-2 बजे रात को सोते हैं, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, या फिर लेट नाइट सोकर हम वो है दिन में बहुत लेट उठते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। मतलब शरीर का मोटा होना भी एक जो है हम अपने जीवन चक्र को सही गति में एक जो है उसको हम क्या कर दिए हैं, बिगाड़ दिए हैं। इसकी वजह से हो सकता है मोटापा होने का एक मुख्य कारण वो भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हम कह रहे कि सारे मोटे लोग उसी कारण से मोटा होते हैं, लेकिन एक कारण हो सकता है कि अगर हम अपने दैनिक जो सोने का चक्र होता है या फिर अन्य कार्य का जो चक्र होता है, अगर
हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसका पूरा पूरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, और उससे जो मस्तिष्क है उसके साथ साथ जो हमारे ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन होता है बच्चों, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, पीनियल ग्रंथि जो होता है हमारे अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ से निकलने वाला मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है हमारे दैनिक जीवन में, यानी रोज़मर्रा जो हम सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन सारी चीज़ों का नियंत्रण जो होता है मेलाटोनिन करता है। साथ में हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, और इसके साथ साथ मेलाटोनिन जो होता है उपापचय, यानी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और इसके साथ साथ हमारे स्किन का कलर और फीमेल में मासिक आर्तव चक्र को भी नियंत्रित करने का काम करता है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग हमारी है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि थायराइड ग्रंथि जो होती है इसके सूज जाने से एक रोग होता है जिसको घेगा रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। तो आज हम एक एक पॉइंट को देखने जा रहे हैं कि ये कौन सी ग्रंथि और किस प्रकार से वर्क करती है। तो बच्चों ये हमारा जो श्वास नली है, इसके आगे की तरफ आप देख सकते हैं ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है आगे से कुछ ऐसे होती है, ठीक है, यच आकार की संरचना में है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथि का आकार जो है वो यच आकार का है, तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं ये यच आकार की संरचना बन रही है, ठीक है। और उसके बाद थायराइड ग्रंथि का जो पिछला भाग है बच्चों वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ पर फोकस करिए, आप लोगों को दिखाई देना चाहिए, क्योंकि दिखाई देगा तभी आप क्लियर कर पाएंगे कि क्या है ये पर। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको ये 4 पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो ये जो 4 बटन जैसी संरचना होती है बच्चों, वे पैराथायराइड ग्रंथि है ना। थायराइड ग्रंथि में एक ग्रंथि और होती है पैराथायराइड। ये 4 बटन जैसी संरचना में स्थित होती है, यहाँ पीछे के साइड स्थित होती है, ठीक है। ये अगला पार्ट था, ये जो हम देखे हैं ये कौन सा पार्ट था, अगला पार्ट था। और जो ये है बच्चों ये पिछला पार्ट है, यानी हमारी श्वास नली का पिछला पार्ट है। पीछे ही पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि में क्या क्या होता है और किस प्रकार से हमें जो घेगा रोग होता है वो क्यों हो जाता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है यहाँ पर देख सकते हैं श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है। इसकी 2 पालियाँ बनी होती है, और ये दोनों पालियाँ जो होती हैं संयोजी ऊतक के पतली पल्लीनुमा स्थमस से जुड़ी होती है। तो ठीक है, जो सांस नली वाला पिछला भाग है उसे ही स्थमस कहा जा रहा है, तो उसी से वो क्या होती है, जुड़ी होती है, उसे स्थमस ही कहते हैं बच्चों। उसके बाद प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरड़ ऊतकों की बनी होती है, यानी कि जो ये थायराइड ग्रंथि हैं इसमें छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पर पुटक पाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, तो एक ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ये इस यहाँ पर जो पाई जाती है ग्रंथि ये किस प्रकार के ऊतक की बनी है, भरड़ ऊतक की बनी होती है, ठीक है। प्रत्येक थायराइड जो ग्रंथि होती है यहाँ से मुख्यतः 2 हार्मोन का सिक्रीशन होता है बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जो ये पूटक कोशिकाएं होती हैं, जो यहाँ पर जो फॉलिकल सेल होती है, इसको इंग्लिश में फॉलिकल सेल कहते हैं। तो ये जो पूटक कोशिकाएं होती हैं बच्चों, यहाँ से 2 हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। पहला हार्मोन कौन सा है, टेट्राआइडोथायरोनिशन, ठीक है, T4 हार्मोन, जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं बच्चों। यानी इसको हम T4 यानी टेट्रा मतलब T4 से याद रख सकते हैं। तो पहला हार्मोन का नाम यहाँ पर लिखा है टेट्राआइडोथायरोनिशन हार्मोन, और जिसको दूसरे नाम से भी जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ही हमें कौन सा रोग होता है, घेगा रोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़, तो हम बता दिए। तो टेट्रा मतलब T4 हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। और एक दूसरा हार्मोन स्रावित होता है ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है, ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन यहाँ से भी स्रावित होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब जो ट्राईआइडोथायरोनिन है इसको हम T3 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से 2 हार्मोन निकलता है, क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अब जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है, मतलब ये जो थायराइड ग्रंथि है यहाँ से जो हार्मोन ये दोनों निकल रहे हैं, इस हार्मोन को सिक्रीशन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, थायराइड हार्मोन को सामान्य तरीके से स्रावित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है,
हाँ, बताइए आप लोग, आयोडीन की आवश्यकता होती है। और अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें अथायराइडता, मतलब वही घेघा रोग जिसको कहते हैं, अथायराइडता यानी कि थायराइड ग्रंथि में जो होती है वृद्धि हो जाती है, थायराइड ग्लैंड जो है फूलने लगती है। तो थायराइड ग्रंथि जो फूल जाती है जिसे गलकंड यानी ग्वाइटर, इंग्लिश में इसको ग्वाइटर कहते हैं बच्चों, ग्वाइटर रोग हो जाता है। साथ में ही अगर थायराइड ग्रंथि विकसित हो जाती है और एक गर्भवती महिला है तो उस समय जो बालक जो उसके गर्भ में पल रहा होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है उस बच्चे में। उस बच्चे का जो है बौना हो सकता है वो बच्चा, साथ में ही बच्चे में मंद बुद्धि हो सकती है, और साथ साथ में बच्चे के त्वचा में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये, एक तो घेघा रोग होता है और साथ में ही गर्भवती महिला में जो गर्भवती महिला है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं वयस्क स्त्रियों में। आगे क्लियर कर देते हैं हम इस पेज को, यहाँ कर लें ताकि आपको दिखाई दे सब कुछ। ठीक, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है जो अथायराइडता, मतलब कि थायराइड ग्लैंड का बड़ा हो जाना। अथायराइडता मतलब थायराइड ग्लैंड का बड़ा हो जाना। मासिक चक्र यानी जिसको हम आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इस चक्र को अनियमित कर देता है। अगर थायराइड ग्लैंड जैसे अगर किसी जो पीरियड्स होते हैं बच्चों, जो मासिक धर्म होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, अगर थायराइड ग्लैंड फूल जाती है तो ऐसी स्थिति में मासिक चक्र जो होता है वो अनियमित हो जाता है। मतलब समझो अनियमित का कि एक ड्यूरेशन होता है मासिक चक्र का 28 से 29 दिन में। अगर कभी कभी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मतलब इसी के कारण ऐसा होता है, खास करके स्ट्रेस में भी मासिक चक्र पर प्रभाव पड़ता है, और भी अन्य स्थिति में अगर मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तभी मासिक चक्र पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि थायराइड जो ग्लैंड होती है अगर ये बड़ी हो जाती है उस दौरान मासिक चक्र पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, मतलब अनियमित हो जाती है। जो मासिक चक्र 28 से 29 दिन में आनी चाहिए वो हो सकता है 20 दिन में ही आ जाए, हो सकता है 35 दिन लग जाए, हो सकता है 1.5 महीना भी हो जाए, तो इसी को हम अनियमित कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए आप, थायराइड ग्रंथि अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कैंसर भी हो सकता है, जो गले का कैंसर कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है तो अनियमित ढंग से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करने लगती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं। थायराइड अतिक्रियता क्लियर कर लीजिए आप लोग, हम बता देते हैं। जब थायराइड ग्रंथि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसमें कैंसर बन जाता है और गांठ बन जाती है, और जब गांठ बन जाती है तो थायराइड हार्मोन का संश्लेषण जो है बहुत अधिक होने लगता है। ठीक है बच्चों, अधिक होने लगता है। जब अधिक होने लगता है तो ऐसी स्थिति में थायराइड अतिक्रियता रोग हो जाता है, मतलब कि थायराइड से अधिक हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है, जो कि एक थायराइड कैंसर होता है बच्चों। ठीक है, और साथ ये जो कि हमारे शरीर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उस पर विभिन्न प्रभाव पड़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं। थायराइड हार्मोन जो होता है बच्चों, ये हमारे जो उपापचयी क्रिया होती है इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। अभी तो हम 2 पॉइंट्स देख लिए हैं, एक तो हमारा ग्वाइटर रोग हो जाता है और दूसरा जो है अथायराइडता हो जाता है। तो बच्चों मतलब कि गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, मासिक चक्र पर भी प्रभाव पड़ता है, और अगर ग्लैंड ज़्यादा फूल जाए तो कैंसर भी हो जाता है, और कैंसर होने से हमारे शरीर के अन्य अंगों तक भी प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है। तो थायराइड हार्मोन एक ऐसा जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है। साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब इस हेडिंग में देखने जा रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह हमारे आरबीसी के निर्माण को भी सहायता करता है, मतलब आरबीसी बने इसको भी सहायता करता है। साथ में कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, वसा, इनके सभी के जो है संश्लेषण यानी बनने तथा विखंडन में भी मदद करता है। ठीक है, यानी कि इसके नियंत्रण को भी करता है। तो हमारे शरीर के जो उपापचयी क्रिया होती है उसको नियंत्रण करने का काम ये करता है। और उसके साथ साथ जल तथा वैद्युत अपघट्य भी थायराइड हार्मोन के प्रभाव से नियंत्रित होते हैं। ठीक है, अगर इसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो प्रॉब्लम बढ़ने लगते हैं शरीर में। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखिए थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है, जिसको हम टीसीटी हार्मोन कहते हैं, यानी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, का स्रावन होता है जो रक्त में
कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है बच्चों। अगर कैल्शियम का स्तर बढ़ जाए, घट जाए, तो उसको नियंत्रण करने का काम किसका होता है? ये टीसीटी हार्मोन यानी थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन नहीं, इसके अलावा तीसरा हार्मोन भी सिक्रीट करता है बच्चों। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक T4 है, एक T3 है, और तीसरा कौन सा है? TCT है बच्चों। तो हम यहाँ पर फिर से इस पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो थायराइड हार्मोन है हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद करता है, साथ साथ में हमारे बॉडी के उपापचयी क्रिया में बहुत मदद करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी में मदद करता है। साथ में इसके अलावा भी थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे टीसीटी हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन जो होता है हमारे रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। अगली हेडिंग पैराथायराइड ग्रंथि। इसको हम देखे थे, पीछे बटन जैसी संरचना में होती है और ये थायराइड ग्रंथि से जुड़ी होती है। ठीक है, मानव में 4 प्रकार के पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। 4 प्रकार, 4 देखे थे ना हम लोग, 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जो कि थायराइड ग्रंथि के पीछे भाग में क्या होती है? स्थित होती हैं। ठीक, मतलब जो थायराइड ग्रंथि के आप यहाँ पर फिगर देखते हैं, अगर फोकस कर रहे होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ पर ये फिगर, तो एक पाली है, एक पाली है, 2 पाली है, तो एक पाली में 1 जोड़ी होती है, दूसरे पाली में 2 जोड़ी होती है। तो इस प्रकार से 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर कर दें, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर फोकस कर लें कैमरा के ऊपर। चलिए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम पीटीएच हार्मोन यानी पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है यानी पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है? जो हमारे रक्त में जो कैल्शियम का परिसंचरण होता है, कैल्शियम आयन का परिसंचरण होता है, उसको नियमित करने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैल्शियम अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो उस दौरान हमारे बॉडी के बोन से कैल्शियम को ये चुरा कर क्या करता है? कैल्शियम बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, मसल्स में भी करता है, बोन्स में, हमारे जो है दांतों में, साथ में हृदय के स्पंदन में। ठीक है, और भी अन्य सारी क्रियाओं में कैल्शियम का बड़ा रोल है। इसलिए बच्चों ये कैल्शियम कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है अगर कमी हो जाती है तो बोन से चुरा लेता है कैल्शियम। इसलिए वृद्धावस्था में जो लोगों की बोन्स होती है कमज़ोर हो जाती है। इसका रीज़न है कि उनके जो है बोन से कैल्शियम चुरा लिया गया होता है। किसके द्वारा? पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा। तो पीटीएच हार्मोन अस्थियों पर कार्य कर, देखो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए यहाँ पर फोकस करिए, सब लिखा है यहाँ पर। ठीक है, जो बताया होगा, पीटीएच हार्मोन जो होता है क्या करता है? अस्थि पर जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो उस दौरान अस्थियों से अवशोषण कर लेता है ना। तो पीटीएच हार्मोन में वृक्क की नलिकाओं में पुनरावशोषण, देखिए इंपॉर्टेंट है, वृक्क पर भी काम करता है। पुनरावशोषण यानी कि अवशोषित करने का काम करता है। मतलब एक बार हमारे जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, अगर वहाँ पर हमारा जो ब्लड होता है फिल्टर हो जाता है तो उसमें कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन जाते हैं, उसको अवशोषित करने का काम भी करता है बच्चों। और साथ में भोजन के पाचन में भी भोजन के पाचन के दौरान जो कैल्शियम आयन जो बनते हैं, मतलब जो वहाँ पर होते हैं, उसका भी कैल्शियम जो होता है क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्या? पचित भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, कौन? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन एक काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ा रहा है, साथ में वृक्क की नलिकाओं को से कैल्शियम के पुनरावशोषण को करता है, और साथ में ये पचित भोजन से भी कैल्शियम का अवशोषण कर रहा है। मतलब बच्चों यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग कि पैराथायराइड हार्मोन किसी भी तरीके से हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाएगा, चाहे वो हमारे हड्डी से चुरा के बढ़ाए, चाहे वृक्क की नलिकाओं से कैल्शियम आयन को चुराए, या फिर हमारे जो भोजन हम खाते हैं उससे कैल्शियम को चुराए। किसी भी तरीके से वो कहीं से भी कैल्शियम लाएगा और हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाएगा। कौन? पैराथायराइड ग्रंथि, यानी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा? पीटीएच हार्मोन। ठीक है, और जब पीटीएच हार्मोन जब अधिक हो जाता है तो उस दौरान हार्मोन जब अधिक होता है तो अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन हो जाता है। मतलब कैल्शियम की मात्रा हमारे रक्त में ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है, यहाँ पर लिखता है ना, कैल्शियम का स्तर हमारे रक्त में जब बढ़ जाता है तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पीटीएच हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगा है। और ये थायरोकैल्सिटोनिन यानी टीसीटी के साथ मिलकर, टीसीटी ये कहाँ से निकल रहा था, पैराथायराइड से निकल रहा था, और ये पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कैल्शियम स्तर को यह मिलकर क्या करते हैं, कैल्शियम स्तर को बैलेंस करने का काम करते हैं, संतुलित करते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या काम करता है, टीसीटी, पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है, टीसीटी क्या करता है, उसको घटाने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम नियंत्रित बना रहता है और पूरी तरीके से बैलेंस रहता है बच्चों। थाइमस ग्रंथि अगली हेडिंग यानी लास्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आज की क्लास का हम। थाइमस ग्रंथि देख लीजिए। थाइमस ग्रंथि जो होती है यह कहाँ पर स्थित होती है बताएंगे आप लोग। जो हमारा फेफड़ा होता है ना, फेफड़े जो उरोस्थी जानते हैं बच्चों, बीच वाला पार्ट जो होता है, आप देखे होंगे जो हमारा जो पार्ट्स होता है उसमें आपको क्लियर होना चाहिए। जो हमारा लंग्स वाला पार्ट होता है यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ लंग्स का दूसरा वाला भाग होगा, तो ये जो नलिका आपको दिखाई देती है, जो ट्यूब होता है, इसी वाले स्थान पर होता है क्या, हमारी थाइमस ग्रंथि। ठीक है, ये हो गया एक लंग्स का भाग और ये हो गया दूसरे लंग्स का भाग। ठीक है, तो ये लंग्स, ये हमारा पूरा लंग्स है, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, और यहीं पर होता है बीच में क्या, थाइमस ग्रंथि होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी, फेफड़े के बीच में पाली युक्त संरचना में क्या होती है, ये विकसित होती है। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। महाधमनी मतलब हमारे जो हार्ट की महाधमनी होती है उसके पिछले हिस्से में उपस्थित होती है। ठीक है, सॉरी आगे के भाग पे, उधर बच्चे। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे क्लियर करते हैं बच्चों। ये थाइमस ग्रंथि बच्चों में बड़ी और बूढ़ों में छोटी होती है। थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में क्या काम करती है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। इसलिए बूढ़े ज़्यादा बीमार होते हैं, बच्चे कम, क्योंकि बच्चों देखिए गिर जाते हैं, कहीं खेलते खेलते गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं, फिर होते हैं, फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। या उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं लेकिन उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों में ये बड़ी होती है और बूढ़ों में क्या होती है, छोटी हो जाती है। इसलिए वृद्ध में जो है प्रतिरक्षा कमज़ोर हो जाती है। तो थाइमस ग्रंथि आपको इतना पता है फेफड़े के बीच में, इसलिए थाइमस ग्रंथि जो होती है प्रतिरक्षा तंत्र में एक विकास, तो जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारा, अभी हम बताएं ना इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है यानी रोगों से लड़ने की क्षमता में बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन किससे निकलता है, थाइमस ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, यह एक पेप्टाइड हार्मोन यानी प्रोटीनस हार्मोन होता है। थाइमोसिन हार्मोन यानी टी हार्मोन, जो थाइमस ग्रंथि होती है वहाँ पर टी लिम्फोसाइड जो होता है आकर वो मैच्योर होता है बच्चों, ये क्लियर कर लीजिएगा, आपको क्लास 12 में इसको पढ़ाया भी जाएगा। टी लिम्फोसाइड होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये प्रतिरक्षा प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में बड़ा मदद करता है। तो टी लिम्फोसाइड जो है मैच्योर होता है कहाँ पर जाकर, थाइमस ग्रंथि में मैच्योर होता है। यहाँ पर लिखा है देखो, यहाँ पर जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, मतलब जो हमारी कोशिका के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है, तो उसमें भी ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट मदद करता है जिससे वो पहचान सके कि हमारे शरीर का है या नहीं है। इसके अलावा थाइमोसिन जो होता है तरल प्रतिरक्षा, मतलब जो हमारा तरल प्रतिरक्षा मतलब जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, उसमें प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करता है। मतलब प्रतिजैविक मतलब खाद नहीं समझ लीजिए, उर्वरक थोड़ी निर्माण करेगा, मतलब समझिए जो ये थाइमस से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन है, ये हार्मोन हमारे ब्लड में जाता है और इसके साथ साथ जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको डेवलप करता है, उसको बनाने में मदद करता है, ताकि जो रोग बाहर से आए तो उससे हम क्या हो सके, बच सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दें बच्चों, इसमें कोरोना आया है, एक बार जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाएगा बच्चों, उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। सेकेंड टाइम उसको कोरोना होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका शरीर उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंदर ही दवा बना लिया है। आज हम दवा की खोज कर रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में दवा बनाने की खुद क्षमता होती है बच्चों। तो ये दवा हमारा शरीर बना सकता है, लेकिन उसके लिए पहले शरीर में वो वायरस जाना चाहिए। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे हैं वायरस से लड़िए अब जाकर, बिल्कुल बच्चों लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेडिसिन नहीं बन रही है। तो एक बार जिसको भी ये बीमारी हो जा रही है उसके शरीर में उस रोग से लड़ने के लिए यानी कोरोना से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी डेवलप हो जा रही है, और वो एंटीबॉडी जो होती है बच्चों, वो कोरोना को नेक्स्ट टाइम जब कोरोना होगा तो वो उसको क्या कर देगा, उससे फाइट करेगा, उसको मार डालेगा।
तो बच्चों इसका जो एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है क्लास 12th में पढ़ते हैं, जो यहाँ पर हम सारी चीज़ें जो बता रहे हैं कि वो लड़ता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वहाँ मैच्योर होता है, ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज करेगा बच्चों, तो क्लास 12th के जब हम पढ़ाएंगे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको इतना याद रखना है, थाइमोसिन क्या काम करता है, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है, प्रतिरक्षा तंत्र में बड़ा मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे थाइमस ग्रंथि क्या हो जाती है, कमजोर होने लगती है। इसके फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है और इसलिए वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। अब आपको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं बच्चों। देखिए, आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस जो हो रहा है ये लगभग जो बच्चे हैं, बच्चों से लेके, अगर छोटे बच्चे एकदम छोटे हैं तो दिक्कत हो सकती है उनको, जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं या फिर कह सकते हैं 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं और 30 से 40 वर्ष के लोग, अगर उनको कोई बीमारी नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में उनको कोरोना हो रहा है तो उनके मरने के चांसेस बहुत कम हैं। उसका रीज़न है बच्चों की, एक मुख्य रीज़न ये भी है कि थाइमस ग्रंथि उनमें क्या है, एक वेल डेवलप है, जिससे उनके शरीर में ये एंटीबॉडीज़ जो है पूरी तरीके से बन पा रहे हैं, टी लिम्फोसाइट पूरी तरीके से बन पा रहा है, जिससे उनका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है और कोरोना वायरस से जो आ रहा है उसको मार डाल रहा है, वो उससे लड़ पा रहा है। और जो वृद्ध हो जाते हैं वो बूढ़े इसलिए ज़्यादा मर रहे हैं बच्चों इस वायरस से, क्योंकि उनमें ये ग्रंथि जो होती है बहुत कम हो जाती है, जिससे ये प्रतिरक्षा तंत्र नहीं डेवलप होता है, जिससे वो मर रहे हैं बच्चों। तो आपको ये क्लियर कर लेना हो गया होगा कि कोरोना वायरस से क्यों वृद्ध लोग मर रहे हैं ज़्यादा और नौजवान क्यों नहीं मर रहे हैं। क्योंकि बच्चों वृद्ध लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, है ना, ऐसी बात नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जिए हैं नहीं जिए और दूसरी बात है, लेकिन ये थाइमस ग्रंथि का एक मुख्य रोल होता है वहाँ पर बच्चों, जिससे थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। इसलिए वृद्ध जो हैं, वृद्धों में कमज़ोर हो जाता है, इसलिए वृद्ध मर रहे हैं ज़्यादा और नौजवान नहीं मर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको थोड़ा सा कि बहुत डिटेल्स में जाकर आपको क्लास 12th में मिलेगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की आज की क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और पिछली क्लास का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। आप हमको बताइएगा बच्चों कि जो हाइपोथैलेमस का जो अग्रपीयूष ग्रंथि है, क्वेश्चन अगेन फिर से सुन लीजिए, जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन के नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे ही घर पे अच्छे रहिए, घर पर रहिए, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है और इन्जॉय करिए अपने इस बहुत ही बुरे समय को, कर सकते हैं इन्जॉय करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कठिन समय चल रहा है इस समय मानव जाति के लिए। नेचर तो बहुत खुश है। और बच्चों हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि साइंटिस्टों का ये कहना ही था बच्चों कि हम जो मानव निर्मित हम एटम बम बना लेते हैं और भी अन्य चीज़ों को बना लेते हैं और हम चिल्लाते हैं कि हमने ये बना लिया वो बना लिया, तो बच्चों हम क्लियर कर दें कि इस मानव जाति को किसी एटम बम या किसी अन्य चीज़ों से या मानव निर्मित किसी बम या बंदूक से कोई डर नहीं है। साइंटिस्टों का कहना है बच्चों कि मानव को एक ऐसे वायरस, एक ऐसे बैक्टीरिया से डर है जो इस पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकता है, इस पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता है। और शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वही ये कोरोना वायरस वही तो नहीं है, या फिर आने वाले समय में, ठीक है, तो ये जो जैविक हथियार है या जैविक तरीके से जो नेचर को डिस्टर्ब हम करते हैं, शायद नेचर हमारा बदला ले रहा है उस चीज़ को, क्योंकि मानव जाति एक अद्भुत इस पृथ्वी पर है, मतलब इस पृथ्वी पर एक अद्भुत प्राणी है बच्चों। और कहीं ना कहीं वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग भी कर रहा है, इस तरीके से दुरुपयोग करता है जिससे नेचर को बहुत डिस्टर्ब होता है। हालांकि आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, आप लोगों को न्यूज़ में पता चलता होगा कि जो पर्यावरण है बहुत सुधर गया है और पहले की अपेक्षा जो गंगा जी हैं और साथ में अन्य नदियाँ हैं वो भी काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई हैं, इन्वायरमेंट हमारा स्वच्छ हो गया है, सारे पक्षी आने लगे हैं, आपके दरवाजे के इधर उधर आपको देखने को मिल रहे होंगे, जानवर बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं हम अत्याचार कर रहे थे, हम मानव जाति इस पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों को नष्ट कर रहे थे। और आज आज जो है नेचर, प्रकृति, जिसको हम गॉड भगवान जो भी कुछ कहते हैं,
हम माने या ना माने बच्चों, लेकिन भगवान या गॉड या जो कुछ भी हम अपने तरीके से अपने धर्मों में मानते हैं वो कहीं ना कहीं हैं, और अगर हम गलत रास्ते पर होते हैं तो उसका बदला ज़रूर लेते हैं। तो शायद वो बदला ले रहे हैं, और मानव जाति आज बहुत बुरे समय से गुजर रही है। और क्योंकि मानव जाति से कुछ, क्योंकि ये जो वायरस का इवॉल्व होना कहीं ना कहीं मानव का ही रोल है इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि हम इस तरीके से कुछ कार्य करते हैं जिसकी वजह से इस तरीके से वायरस इवॉल्व होते हैं। तो आने वाले समय में भी वायरस और बैक्टीरिया इवॉल्व होते रहेंगे, जब जब हम इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर अत्याचार करेंगे, हम जब जब नेचर के बनाई गई चीज़ों को हम डिस्टर्ब करेंगे, जब जब हम नेचर को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, उनको ख़राब करेंगे, तब तब हमारे जीवन, हमारे जो दैनिक जीवन है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। शायद गुस्से में प्रकृति मानव जाति को ही ख़त्म कर दे, क्योंकि डायनासोर भी ख़त्म हो गया है, अन्य बहुत सारी ऐसी जातियाँ जो विलुप्त हो गई हैं, हमारी वजह से बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं बच्चों। तो नेचर उस करुणा भरी आंखों से देखकर लोगों को ये बताना चाह रहा है कि जो आप अत्याचार करते हैं, ये जो दुनिया बनाई गई है, आपकी बनाई दुनिया नहीं है। ये दुनिया जो इस समय है ये हमारी दुनिया है, हम जो नेचर है उनकी दुनिया है, और एक मनुष्य एक तुच्छ प्राणी है, इसको खत्म करने को न सोचे, क्योंकि मनुष्य कभी भी कितना भी बड़ा वेपन, कितना भी बड़ा मिसाइल, कितना भी बड़ा हथियार बना ले, प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। प्रकृति की सौंदर्यता अपने आप में अनोखी है। हम कितना भी अच्छा डिजिटल या अन्य काम कर ले बच्चों, लेकिन प्रकृति की सौंदर्यता को हम कभी भी छुपा नहीं सकते और न ही वैसा कभी बना सकते हैं। हमें बस प्रकृति के इन दिए हुए रिवार्ड्स को यूज़ करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें इंजॉय करना चाहिए, और अन्य जीवों को भी हमें उनका देखभाल करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक जीव हैं। हम मानव हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम इस पृथ्वी पे एक बहुत बड़े हैं, बहुत जो है पावरफुल हैं, ऐसा मानना गलत है, क्योंकि एक वायरस ने सबकी पावर को औकात दिखा दिया है। आज पूरा देश में हाहाकार मच गया है, सबकी पावर का पता चल गया है कि सबका पावर क्या है। इसलिए बच्चों प्लीज़ आप इन्वायरमेंट को कभी भी हार्म नहीं करेंगे, किसी भी एनिमल्स को, किसी भी जानवर को कभी हार्म नहीं करेंगे, आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो हमारे तरह एक जीव हैं। हम उनसे प्रेम करेंगे, वो हमें प्रेम देंगे। तो आप आज से निर्णय लेंगे कि हम आने वाले समय में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा नेचर डिस्टर्ब हो, हमारे रोज़मर्रा जो हमसे किसी जानवर को कोई नुकसान हो। जाने अनजाने में कोई गलती हो सकती है बच्चों, लेकिन जाने में नहीं कर सकते। जाने में गलती नहीं करना है, अनजाने में गलती हो सकती है। जब हम जानबूझकर गलती करेंगे तो वो गलती कहाँ होगी, तो जानबूझकर किया गया काम होगा। इसलिए प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट बच्चों, कभी भी आप अपने पूरे जीवन में याद रखिए, हम इन्वायरमेंट को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिससे नेचर को नुकसान होगा। आज नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है बच्चों। दुनिया आज जो है, इंसान कैद में है और जानवर आज़ाद हैं। हम जानवरों को आज़ाद करके देखते हैं, जो है कैद करके रखते हैं, इंजॉय करते हैं, उनको देखने जाते हैं, लेकिन उस कैद में रहकर किस तरीके से फील करते हैं शायद आज इंसान को पता चल रहा होगा। आज इंसान ये भी फील कर रहा होगा स्टूडेंट कि जो कैद की ज़िंदगी होती है वो कैसी होती है। तो प्लीज़ आप कभी भी किसी भी जानवर को कैद मत करिएगा, क्योंकि उनको नेचर ने बनाया है स्वतंत्र जीने के लिए। हम इंसान अपने बल का प्रयोग करके हमको कैद करते हैं, और आपको पता है पिछले केवल 2 महीनों से हम कैद की ज़िंदगी जी रहे हैं, और आपको पता है कि ये ज़िंदगी कितनी खतरनाक है और कितनी स्ट्रेसफुल है, बहुत प्रॉब्लमफुल है। तो प्लीज़ आप लोग कभी भी नेचर को हार्म नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे नेचर को नुकसान हो, बल्कि आप नेचर के लिए एक प्लांट लगाएंगे, नेचर को और शुद्ध करने के लिए एक पौधा लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि एक पेड़ 100 लोगों के बराबर होता है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही। किसी का दिल दुखाया तो माफ़ करिएगा, क्योंकि नेचर की प्रायोरिटी हमारे लिए बहुत आगे होती है, और हम बायोलॉजी के स्टूडेंट रहें तो इसलिए
नेचर और नेचर में रहने वाले अन्य जीव हमारे लिए बहुत प्यारे हैं और आप लोगों के लिए भी बहुत प्यारे होने चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अन्य लोगों को, ताकि इसका फ़ायदा वो लोग उठा पाए। थैंक यू सो मच बच्चों, और लोग एंजॉय करिए, घर पे रहिए, नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक्स।